हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड। आज जो हमारा सिंगल एंट्री या जिसका नाम आप बोल सकते हो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, उसका सेकंड मेथड जो स्टार्ट होने जा रहा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, इसी में से ही ज़्यादातर जो है वो सम्स पूछे जाते हैं, जिसका नाम है क्या, कंप्लीटेड अकाउंट्स मेथड। इसको आप जो है वो फाइनल अकाउंट मेथड भी बोल सकते हो। सर क्यों फाइनल अकाउंट मेथड? इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे कंप्लीटेड अकाउंट्स मेथड में सब कुछ बनाना है। हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, हमें पीएनएल अकाउंट भी बनाना है, हमें यहाँ पे बैलेंस शीट भी बनानी है। तो सर इसको फाइनल अकाउंट ही क्यों नहीं बोल देते? ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर में क्यों रखा है? बेटा फर्क समझो, फाइनल अकाउंट में आपको ट्रायल बैलेंस बना के देते थे। अब ट्रायल बैलेंस कब बनता है? जब आप जर्नल एंट्रीज करते हो, लेजर अकाउंट्स बनाते हो, और फिर जो है वो ट्रायल बैलेंस बनता था, और उसके बेसिस पे आपको जो है फाइनल अकाउंट्स बनाने होते थे। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज कुछ नहीं हुई है, हमने समझा था ना एग्जाम्पल। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज कोई भी नहीं हुई है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि भी हमारे ये ट्रांजेक्शंस थे। अब इसके बेसिस पे आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी कर दो। तो सर क्या हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, लेजर पोस्टिंग बनाना है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है, फिर अकाउंट्स बनाना है? ना 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 ना, इतना सारा नहीं करना है। हम सीधा एंट्री सोचेंगे, उसके दो इफेक्ट सोचेंगे कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में जा सकता है, बैलेंस शीट में जा सकता है, कौन सा अकाउंट में जा सकता है, उस हिसाब से एंट्रीज करते जाएंगे। सर क्या बोल रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा है? अच्छी बात है, इसलिए तो मैं हूं। अब इसके लिए मैंने क्या है, देखो यहाँ पे ये चैप्टर समझने के लिए आपको सबसे मेन जो चीज़ ज़रूरी है वो आपका जर्नल एंट्रीज का बेस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको एंट्रीज आती है तो बाकी सब कुछ आ जाएगा। तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज दी गई है, जो हमने चैप्टर नंबर 6 में भी बहुत अच्छे से पढ़ी थी ये सारी। फिर आपको ड्राफ्ट ऑफ अकाउंट्स दिया गया है, डेटर्स का, बिल्स रिसीवेबल का, क्रेडिटर्स का और बिल्स पेबल का। अब ये तो चीज़ें मैंने बना के दी है, बट इसको मैं रीड आउट नहीं करूँगा, ऑब्वियस है। मैं आपके सामने सब कुछ जो है वो पूरा वापस बनाऊंगा, और एंट्रीज एक एक एंट्री सोचेंगे, और उसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है वो भी जो है वो साथ साथ में करते जाएंगे। तो अभी पहले मैं सारी चीज़ें एक बार के लिए, सारी एंट्रीज जो है वो जितनी मुझे याद आ रही है वो सारी एक बार आपको बता दूंगा। फिर प्रैक्टिकली जब ये सारी चीज़ें सम्स में हम करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। बट पहले एक बार के लिए एंट्री सारी ही रिवाइज कर लेते हैं। भले आधा घंटा जैसा लग जाएगा, पर ठीक है, अगर ये चीज़ एंट्रीज आपने अच्छे से रिवाइज कर ली तो आपको आगे कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपका टाइम बचाने के लिए फॉर्मेट्स तो बना के ही आया हूँ। मेनली हमारे जो है वो इतनी चीज़ें सिंगल एंट्री के कंप्लीटेड अकाउंट्स मेथड के सम्स में बनती है। एक तो क्या बनता है, ट्रेडिंग पीनल बनता है, एक बैलेंस शीट बनता है, डेटर्स अकाउंट बनता है, क्रेडिटर्स अकाउंट बनता है, कैश एंड बैंक बनता है, बिल्स रिसीवेबल बनता है, बिल्स पेबल बनता है। इतनी चीज़ें जो है वो जनरली आपकी बनती है। अब हम स्टार्टिंग से जो है वो सारी चीज़ें सोचते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देखो थोड़ी सी मेरी स्पीड जो है वो ज़्यादा है, और आपके पास ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। ये जो एंट्रीज में आपको याद करवा रहा हूँ वो रिवीजन करवा रहा हूँ। मेन सम्स जो है वो अपने बाद में स्टार्ट करेंगे। और अगर ये स्पीड भी स्लो लगे तो आपके पास ऑप्शन तो है ही, आप कर दो 1.5 और उससे भी आगे अगर आप चाहो तो। ठीक है, सबसे पहले अपने जो है वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एंट्री क्या होती है? देखो मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम फिगर्स लेता जाऊंगा, बट मैं सिर्फ इतनी चीज़ ध्यान में रखूंगा कि भाई अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो उसके मुझे डबल इफेक्ट देना है, क्योंकि हमारा अकाउंट जो है वो टैली तभी ही होगा अगर आप उस चीज़ का डबल इफेक्ट देते हो। तो अगर आप डबल इफेक्ट नहीं देते तो आपका अकाउंट जो है वो टैली कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए एक बार के लिए मैं पैसे तो जो है वो बहुत सारे एक साथ ही ज़्यादा लेके आऊँगा, ताकि जो है वो बैंक बैलेंस में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सिंपल सिर्फ इतना दिमाग में रखना है, कोई भी चीज़ कर रहे हो उसके डबल इफेक्ट होने चाहिए। अगर इतना भी कर लोगे तो आपकी हर एक चीज़ टैली तो हो ही जाएगी। तो मैं अमाउंट के साथ जो है वो एग्जांपल्स लिखता जाऊंगा, आप ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, सबसे पहले अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या है, सबसे पहले कैपिटल लेके आते हो। लेट से आप जो है वो 1 करोड़ से जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप 1 करोड़ रुपए जो बिजनेस में लेके आए। मैं जानबूझ के ज़्यादा पैसे लेके आ रहा हूँ ताकि हमें कम ना पड़ जाए पैसे। तो अगर आप बिजनेस में कैपिटल लेके आते हो, एंट्री क्या बनती है? एंट्री ये बनती है कि भी आप जो है वो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हो, कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करते हो, टू क्या करते हो, कैपिटल अकाउंट। तो इसके इफेक्ट समझना। कैश एंड बैंक को क्या किया आपने, डेबिट किया, तो कैश एंड बैंक अकाउंट में मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, टू कैपिटल अकाउंट। कितना,
1 करोड़। और यही चीज़ मेरी बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल भी तो दिख जाएगा। तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आपको दिख गया क्या, 1 करोड़, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद जो है वो अगर आपको और पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप लोन ले सकते हो। अगर आप लोन लेते हो तो एंट्री क्या बनती है, आपको पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हो, लोन अकाउंट को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, क्योंकि लोन लायबिलिटी है। लेट से आपने 5 लाख की लोन भी ले ली, ठीक है, 5 लाख की लोन ली तो एक इफेक्ट तो क्या, आपने कैश एंड बैंक अकाउंट में यहाँ पे टू लोन लिख दिया, और दूसरा ये लोन आपकी लायबिलिटी दिखती है, तो दूसरा इफेक्ट हम इसका कहाँ पे देंगे, यहाँ पे लोन को जो है वो लायबिलिटी साइड बता देंगे, 5 लाख। हर एक चीज के दो दो इफेक्ट सोचते जाओ और करते जाओ, इतना ही सिर्फ करना है। एक डेबिट इफेक्ट, एक क्रेडिट इफेक्ट। अब डेबिट इफेक्ट क्या होता है हमने फाइनल अकाउंट में बहुत अच्छे से डिटेल में समझा था, क्रेडिट इफेक्ट क्या होता है वो भी फाइनल अकाउंट में बहुत अच्छे से समझा था। आई होप आप जो है वो उसी तरह से देखते हुए आ रहे हो, ठीक है। अगर नहीं भी पता है तो फिर आपको इससे पता चल ही जाएगा, अपने सारी एंट्रीज तो डिस्कस कर ही रहे, ठीक है। तो लोन की आपकी एंट्री जो है वो क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट आप डेबिट करोगे और लोन अकाउंट को आप जो है क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। कितने से, 5 लाख से। तो लोन अकाउंट आपका लायबिलिटी साइड दिख गया है बैलेंस शीट में, और बैंक अकाउंट में यहाँ पे डेबिट साइड एंट्री आ गई क्योंकि पैसे आए, ठीक है। अब लोन आ गई, कैपिटल भी आ गया, उसके बाद क्या, उसके बाद हम कुछ फिक्स्ड असेट खरीदेंगे। अगर फिक्स्ड असेट खरीदते हो तो एंट्री क्या बनती है, फिक्स्ड असेट आई, फिक्स्ड असेट बढ़ी तो असेट को डेबिट करो। बट एक असेट गई भी तो सही, आपने पैसा दिया तो बैंक अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। एंट्री क्या बने, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे फिक्स्ड असेट अकाउंट आपका असेट साइड एक तो दिख जाएगा, फिक्स्ड असेट। और ये लेट से आप जो है वो ये 6 लाख का परचेस करके आए, तब कोई भी फिक्स्ड असेट परचेस करोगे तो फिक्स्ड असेट अकाउंट को डेबिट करोगे। और बैंक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक से अगर पैसे जा रहे हैं तो हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, बाय फिक्स्ड असेट अकाउंट। देख रहे हो हम सब चीज़ों की दो दो इफेक्ट देके जा रहे हैं, और एंड में टैली भी हो जाएगा। तो फिक्स्ड असेट अकाउंट आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिक्स्ड असेट खरीद ली, चलो। अब सिर्फ फिक्स्ड असेट खरीदने से क्या काम चल जाएगा हमारा, नहीं चलेगा सर, हमें कुछ गुड्स भी तो खरीदना पड़ेगा ना, बिजनेस करना है तो गुड्स खरीदना पड़ेगा। तो गुड्स अगर आप खरीदोगे तो एंट्री क्या होगी, आप परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे। अब अगर मैंने कैश परचेज किया तो एंट्री क्या होगी समझना। अच्छा, क्या अगर मैं यहाँ पे नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्या मेरा कुछ भी ओपनिंग बैलेंसेस होंगे क्या, नहीं सर, ओपनिंग बैलेंसेस कुछ भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आपका जो है वो क्या हो जाएगा, 0। अब अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो परचेज की एंट्री क्या होती है समझना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट में एक तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, बाय परचेज अकाउंट। एक इफेक्ट तो ये हो गया परचेज का। लेट से ये परचेज जो है वो 5 लाख के गुड्स में परचेज करके लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा परचेज को हम दूसरी कहाँ पे बताते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में बताते हैं। तो यहाँ पे टू परचेज में बता दूंगा, और यहाँ पे लेट से ये कैश परचेज है तो कैश परचेज आपका दिख गया कितना, 5 लाख। तो ये हो गया 5 लाख, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भी आप क्रेडिट पे भी गुड्स खरीद के लेके आ सकते हो। अगर क्रेडिट पे गुड्स खरीद के लेके आ रहे हो तो उसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट को आप डेबिट करोगे और क्रेडिटर्स अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में आप जो है वो यहाँ पे लिख दोगे क्या, बाय परचेज अकाउंट। लेट से वो आपने 3 लाख का किया, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आप क्रेडिट परचेज भी जो है वो बता दोगे कितने का, 3 लाख का। अब यहाँ पे लेट से आपने जो क्रेडिट परचेज किया था उसमें से कुछ गुड्स को आप रिटर्न कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, परचेज रिटर्न की एंट्री सिंपल ये होती है कि भी आप जो है वो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हो और क्रेडिटर्स को क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट में इफेक्ट आएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और ये लेट से आपने किया 50,000 का।
दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम जो है वो परचेस रिटर्न को माइनस करके बता देते हैं। तो परचेस रिटर्न आपका जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे माइनस होके दिख जाएगा कितना, 50,000। हर एक चीज़ के दो दो इफेक्ट आपको सोचते जाना है। एक तो कोई इंडिविजुअल अकाउंट में आ रहा है तो वहाँ पे अकाउंट में डाल दो, और दूसरा ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो परचेस रिटर्न आपका जो है वो -1 तो यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, अब क्रेडिटर्स से गुड्स खरीदा है तो क्रेडिटर्स को पेमेंट भी तो करना पड़ेगा ना कभी तो क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करोगे तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, तो आप क्या कर दोगे, बैंक अकाउंट कर दोगे। लेट्स से आपको 3 लाख का पेमेंट था, उसमें से 50,000 तो रिटर्न कर दिया। अभी आपने जो है वो कुछ 2 लाख का पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब ये जो 2 लाख का आपने पेमेंट किया उसके लिए एंट्री क्या की, क्रेडिटर्स अकाउंट को आपने डेबिट किया और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। तो एक इफेक्ट जो है क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड, और दूसरा बैंक को क्रेडिट किया था तो कैश इन बैंक में यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना, 2 लाख, ठीक है। अब क्रेडिटर्स ने जो है वो मेरे को डिस्काउंट दिया। अगर क्रेडिटर्स ने मेरे को डिस्काउंट दिया, लेट से उसने 10,000 का मेरे को डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अगर मेरे को होता है तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री हम करते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका लेट से 10,000। अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो आपकी इनकम मानी जाती है, तो इसको हम कहाँ पे बताएंगे, इसको हम बताएंगे ये आपका, चलो इधर जो है वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके नीचे से पीएनएल अकाउंट आपका स्टार्ट होता है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो आपका कहाँ पे दिखता है, वो आपका दिखता है पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, 10,000। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है क्रेडिटर्स के साथ, अब क्रेडिटर्स के साथ और जो है वो एक चीज़ और आती है डेफिशिएंसी, जिसको मैं बिल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, पर उसको यहाँ पे सम्स में पूछते नहीं तो उसको मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, चलो उसको साइड में जान दो। अब क्रेडिटर्स से हमने परचेस कर लिया, क्रेडिटर्स को हमने गुड्स भी रिटर्न कर दिया, क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट भी कर दिया, क्रेडिटर्स से हमें डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है। अब उसके बाद और भी चीज़ें आएगी आगे आगे, वो जब बिल्स वाला पार्ट पढ़ेंगे तब आएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, परचेज हमने कर लिया, अब इसको क्या करेंगे, परचेस कर रहे तो सेल्स भी तो करना पड़ेगा। अच्छा, तो सेल्स जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो आपका कैश सेल्स, कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट को आप डेबिट करते हो, सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पे एक तो कैश एंड बैंक अकाउंट में यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा क्या, टू सेल्स अकाउंट, और ये कितना दिखेगा आपका, लेट से 6 लाख का है ना, तो ये 8 लाख का आपने जो है वो सेल्स कर दिया, ठीक है। अभी 8 लाख का अगर आपने सेल्स किया है तो यहाँ पे भी तो आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे बाय सेल्स अकाउंट। अब कैश सेल्स जो है वो कितना है, 8 लाख का है, और लेट से आप कुछ क्रेडिट सेल्स भी कर रहे हो, उधार पे गुड्स बेच रहे हो। अगर क्रेडिट सेल्स कर रहे हो तो एंट्री क्या होती है, क्रेडिट सेल्स की एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटर्स को आप डेबिट करोगे तो डेटर्स यहाँ पे आपका जो है वो डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे आप जो है क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट। लेट से ये आपने किया 4 लाख का। दूसरा इफेक्ट, पूरा टोटल सेल्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट में तो दिखता ही है, तो यहाँ पे क्रेडिट सेल्स भी आप जो है दिखा दोगे कितना, 4 लाख से, ठीक है। 8 + 4 ये हो जाएगा आपका, नहीं रुको इसमें रिटर्न विटर्न भी आएगा कुछ, इतनी चीज़ क्लियर, ठीक है। हर एक चीज़ के 2 इफेक्ट। तब क्रेडिट सेल्स कर दिया, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भी आपको जो है गुड्स रिटर्न आ रहा है, अगर आपको गुड्स जो है वो रिटर्न आ रहा है तो उस केस में एंट्री क्या होगी, तो क्रेडिट सेल्स अगर आपने किया था उस केस में रिटर्न आता है तो एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे डेटर्स अकाउंट में आप यहाँ पे लिख दोगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। लेट से ये 20,000 का आपको गुड्स जो है वो रिटर्न आया। तो दूसरा इफेक्ट इसका क्या है, तो सेल्स रिटर्न को आप सेल्स में से जो है वो माइनस करते हो, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न जो है माइनस हो जाएगा 20,000, ठीक है। अब और क्या हो सकता है डेटर्स के केस में, और सर डेटर्स के केस में हमें पैसा मिल सकता है कि भी कलेक्शन आपका हो गया डेटर्स से,
तो अगर डेटर्स से आपका कलेक्शन हो रहा है तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश या बैंक अकाउंट को आप डेबिट करते हो, टू डेटर्स अकाउंट करते हो, तो कलेक्शन के लिए एंट्री बनेगी आपकी बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। लेट से कलेक्शन जो है वो आपका हो गया है कितने का? 2.5 लाख का। ठीक है, एक इफेक्ट यहाँ पे आ गया। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे देंगे? कैश एंड बैंक अकाउंट में देंगे क्योंकि पैसा मिला है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू डेटर्स अकाउंट। और ये कितना हो गया आपका? 2.5 लाख। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है सर? और डेटर्स को आप डिस्काउंट दे सकते हो। अगर डेटर्स को आप डिस्काउंट दे रहे हो तो उस केस में एंट्री क्या बनती है? डेटर्स को आप डेबिट कर नहीं, डेटर्स को आप क्रेडिट करते हो और डिस्काउंट अलाउड जो आपका खर्चा है उसको आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। तो एंट्री क्या बनी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। लेट से आपने जो है 5,000 का डिस्काउंट दिया। अब डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है तो उसको P&L अकाउंट में हम बताते हैं। ये आपका दिख गया 5,000 का। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट भी दे दिया। अब और क्या हो सकता है सर? डेटर्स के केस में बेड डेट्स भी तो हो सकता है। अगर आपका बेड डेट्स हो रहा है तो उस केस में आपकी एंट्री क्या बनेगी? तो यहाँ पे आप बेड डेट्स अकाउंट को डेबिट करते हो और डेटर्स अकाउंट को क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। लेट से 6,000 का आपका जो है वो बेड डेट्स हो गया। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बेड डेट्स आपका डेबिट होगा और बेड डेट्स जो है वो आपके लिए नुकसान है तो उसको आप P&L अकाउंट में भी तो लिख दोगे। तो बेड डेट्स यहाँ पे आ जाएगा कितना है? 6,000। ठीक है, उसके बाद बेड डेट्स भी हो गया, डिस्काउंट भी आपने दे दिया, सेल्स रिटर्न भी हो गया। दूसरी और चीज़ें आ सकती है यहाँ पे पर उसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अब पहले एक बार खर्चा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, खर्चे में क्या चीज़ होगी तो समझना। एक तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस अगर है तो उसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो, जैसे कि वेजिस हो गया, फ्रेट इनवर्ड हो गया, ये सब कुछ आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस पे करने की एंट्री क्या होती है? डायरेक्ट एक्सपेंस पे करने की एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एक तो कैश गया तो कैश एंड बैंक में यहाँ पे बाय डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दूंगा मैं। लेट से आपने 25,000 का पे किया। अब खर्चा कहाँ पे दिखता है? डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में टू डायरेक्ट एक्सपेंस बता दोगे कितना? 25,000। 25,000 ही था ना? ठीक है, अब उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आप जो पे कर सकते हो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है? तो सैलरी हो गया, एडमिन एक्सपेंस हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, रेंट हो गया, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसको भी अगर आप पे कर रहे हो तो एंट्री क्या बनती है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो भी है उसको आप डेबिट करोगे, टू क्या कर दोगे? कैश या बैंक अकाउंट। तो कैश या बैंक अकाउंट पैसा गया बाय इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेट से ये 30,000 का हुआ। तो इधर सारे ही आप जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बता देते हो। कितना था? 30,000। उसके बाद आपने एक लोन भी ली थी तो लोन पे क्या पे करना पड़ सकता है? लोन पे आपको पे करना पड़ सकता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे करने की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट पे करने की एंट्री जो है वो आपकी हो जाएगी। चलो इस पे परसेंटेज लगाते हैं कुछ। तो लोन जो है वो आपका @10% है। तो लोन पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करने जाए तो वो बनता है कितना? 5 लाख पे 10% 50,000। बट लेट से आपने पे जो है वो पूरा 50,000 पे नहीं किया है तो उस केस में एंट्री क्या होगी? आपने लेट से पे किया है 45,000। तो पहली एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो उसके हिसाब से कैश एंड बैंक में जो है वो आपका कितना दिखेगा? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ये कितना दिखा? आपने 45,000 पे किया है। ठीक है, और 5,000 आपने पे नहीं किया है लेकिन उसके लिए भी क्रेडिट तो करना पड़ेगा क्योंकि हमारा एक्चुअल में जो खर्चा है वो खर्चा तो कितना है? इंटरेस्ट ऑन लोन जो एक्चुअल में खर्चा है वो खर्चा तो पूरा 50,000 ही है ना। तो 50,000 से आपने डेबिट इफेक्ट तो दे दिया, उतना ही क्रेडिट इफेक्ट भी देना पड़ेगा। तो एक क्रेडिट इफेक्ट आपने क्या दिया?
यहाँ पे 45,000 एक ये जो है वो इंटरेस्ट आपने कैश के क्रेडिट साइड बता दिया, पर और 5,000 का क्रेडिट इफेक्ट देना बाकी है ना। ये जो 5,000 आपने पे नहीं किया वो क्या है, आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को हम कहाँ पे बताते हैं, तो बैलेंस शीट में बताते हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बता दोगे कितना, 5,000, सिंपल, ठीक है। इसके बाद और क्या हो सकता है, सर फिक्स्ड एसेट है तो फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन हो सकता है, तो इसको मैं अभी इनर कॉलम में लिखता हूँ। तो फिक्स्ड एसेट पे जो डेप्रिसिएशन होगा वो आपका कितना होगा, 6 लाख माइनस डेप्रिसिएशन लेट से एट द रेट 10% ये है, तो ये कितना हो गया 60,000। आप यहाँ से माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 5,40,000। और इस 60,000 का दूसरा इफेक्ट कहाँ पे बताओगे आप, यहाँ पे P&L अकाउंट में आपका दिख जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, और ये कितना है आपका 60,000, क्लियर। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया, डिस्काउंट आ गया, बेड डेट्स आ गया, सब कुछ आ गया। अगर बेड डेट की रिकवरी होती है, बेड डेट रिकवरी की एंट्री सिंपल होती है, क्या कैश या बैंक अकाउंट का आप डेबिट करते हो टू बेड डेट रिकवरी अकाउंट करते हो, बीच में कहीं पे भी डेटर्स नहीं आता, ध्यान रखना हमेशा। एंट्री क्या बनी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट किया टू बेड डेट रिकवरी अकाउंट। लेट्स से ये बेड डेट्स हुआ कितना था, कहाँ गया, 6,000 का बेड डेट्स हुआ था। लेट्स से ये 3,000 की रिकवरी हो रही है, चलो तो 3,000 की जो रिकवरी हो रही है उसके लिए हमने यहाँ पे बेड डेट रिकवरी अकाउंट लिख दिया। तीन हजार, ठीक है। उसके बाद बेड डेट रिकवरी भी हो गई। अब जो है वो चलते बिल्स पे। बिल्स का पूरा अच्छे से समझ लेना। वैसे अगर आपको बिल्स की एंट्रीज याद ना हो तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि बिल्स की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्स की एंट्री अगर आपको याद नहीं है तो उस केस में आप जो है वो बिल्स वाला पहला ही जो लेक्चर है उसमें मैंने आधे पौने घंटे में बिल्स की सारी ही एंट्री बहुत अच्छे से समझाई है, प्लीज़ वो लेक्चर देख लेना। अब वो वापस पूरा मैं यहाँ पे रिपीट करने जाऊँगा तो खोटा आपका ही टाइम वेस्ट होगा। मैं यहाँ पे वापस पूरा वो डिटेल एंट्रीज रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सारी बिल्स की जितनी भी एंट्रीज मुझे जो क्वेश्चंस में ज़रूरी है वो सारी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, उतनी ही यहाँ पे होगी। बाकी अगर डिटेल सारी एंट्रीज आपको देखनी तो वो चैप्टर नंबर 6 का प्लेलिस्ट में ही आपको जो है मिल जाएगा, वहाँ पे पहला ही लेक्चर है, वो सिर्फ देख लेना, ठीक है। ठीक है। अब बिल्स अगर आप जो है वो क्रिएट करते हो तो एंट्री क्या होती है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आप डेबिट करते हो, टू क्या करते हो, डेटर्स अकाउंट करते हो। तो यहाँ पे एंट्री बनती है आपकी बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। रेट से आपने बिल्स जो है वो क्रिएट किए 10,000 के। अब इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में भी तो आपको देना पड़ेगा, टू डेटर्स अकाउंट। कितने का बिल्स किए, 10,000 के। अब बिल्स के साथ बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। एक तो क्या, एक तो आपको टाइम से जो बिल का पैसा मिल गया। अगर बिल का पैसा मिल जाता तो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स अकाउंट। रेट से ये आपको जो है वो 5,000 रुपये मिल गए बिल के, तो यहाँ पे अपने लिख देंगे क्या, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5,000। एक इफेक्ट आपका बिल्स के अकाउंट में 5,000 और एक इफेक्ट यहाँ पे बैंक अकाउंट में। सिर्फ आपको क्रॉस पोस्टिंग जो है देखते जाना है। यहाँ पे आपकी जो है क्रॉस पोस्टिंग हो जाती है हर एक चीज़ की। यहाँ पे आपने डेबिट साइड इधर पोस्टिंग की, डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्टिंग की 10,000 की, ठीक है। बिल्स डिसऑनर भी तो हो सकते हैं। अगर बिल डिसऑनर हो गए 2,000 के लेट से, तो फिर उस केस में एंट्री क्या होती है, बिल अगर डिसऑनर होता है, आपने रिटेन करके रखा है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो एंट्री बनती है आप डेटर्स अकाउंट को वापस डेबिट करते हो और बिल्स रिसीवेबल को क्रिएट करते हो। लेट से आपने 2,000 के बिल डिसऑनर हो गए, तो यहाँ पे वापस जो है वो आपका क्या होगा, एंट्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल्स रिसीवेबल को क्रिएट कर रहे हो, क्रेडिट साइड आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय डेटर्स अकाउंट। 2,000 के बिल डिसऑनर हो गए तो यहाँ पे डेटर्स अकाउंट में भी पोस्टिंग हो जाएगी आपकी क्या, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना 2,000। अब
बिल्स को आप एंडोर्स भी तो कर सकते हो। अगर आप बिल को जो है वो एंडोर्स कर रहे हो तो उस केस में एंट्री क्या होगी? बिल्स को एंडोर्स करने की एंट्री होती है जिसको आप एंडोर्स कर रहे हो, मतलब क्रेडिटर्स को आप एंडोर्स कर रहे हो, तो क्रेडिटर्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे, टू क्या कर दोगे? बिल्स अकाउंट। तो एंट्री क्या बनती है? बिल्स आपके बुक से गया और क्या कम हुआ आपका? क्रेडिटर कम हुआ, तो क्रेडिटर अकाउंट आप जो है वो डेबिट कर दोगे। लेट से ये जो है 500 रुपये से आप एंडोर्स कर रहे हो, तो दूसरा इफेक्ट किसका कहाँ पे जाएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा। इधर क्या करोगे आप? टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना? 500। एंट्री क्या थी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, उसकी हमने दोनों जगह पे पोस्टिंग कर दी। और क्या हो सकता है सर? एंडोर्स किया हुआ बिल अगर डिसऑनर हो जाता है, अगर तो जो है वो आपने एंडोर्स किया था और पैसे मिल गए सामने वाले को, तो हमें कुछ एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में एंट्री क्या बनती है? आप एंट्री करते हो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। लेट से ये 500 वाला बिल जो है डिसऑनर हो गया, तो अब एंट्री क्या बनेगी? बिल्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, उस केस में एंट्री आपकी बनती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर अभी भी आपको ये एंट्रीज बिल्स में कंफ्यूजन है, प्लीज जाके वो लेक्चर देख लेना, ठीक है? आलस मत करना बिल्कुल भी। तो बिल्स एंडोर्स किया, डिसऑनर हो गया, एंट्री हो जाएगी आपकी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। यहाँ पे 500 का बिल जो आपने एंडोर्स किया था वो डिसऑनर हो गया, तब डेटर्स में यहाँ पे आप क्या करोगे? डेटर्स अकाउंट को डेबिट करोगे टू क्रेडिटर अकाउंट, आप कर दोगे कितना? 500। और क्रेडिटर्स अकाउंट में भी यहाँ पे एंट्री आ जाएगी क्या? बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना? 500। ठीक है। अब बात आती है बिल डिस्काउंट करवाने की। अगर आप बिल डिस्काउंट करवा रहे हो तो उस केस में आपकी एंट्री होती है क्या? पहले तो बिल गया आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से, लेट से आपने 1000 का बिल डिस्काउंट करवा लिया, तो बिल जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से गया तो उस केस में एंट्री क्या बनती है? और अच्छा, 1000 रुपये का बिल तो गया, उसके सामने आपको क्या मिला है? आपने बैंक के पास से बिल डिस्काउंट करवाया था, तो सामने आपको क्या मिला? पैसा मिला। बैंक अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। बट क्या पूरा पूरा पैसा मिलेगा? ना बेटा, 1000 का बिल है, लेट से आपके 100 रुपये डिस्काउंट के उसने काट लिए, तो पैसे कितने मिले? 900 रुपये। एंट्री क्या हुई? सोचना ध्यान से, अब इस पर ध्यान से फोकस करके देखना। पैसे हमें मिले कितने? लेट से हमें 900 रुपये मिले, 1000 का बिल मैंने डिस्काउंट करवाया था, तो 900 रुपये मिले बैंक अकाउंट। बाकी का क्या हो गया? खर्चा। खर्चा बढ़ता है तो क्या करते? डेबिट करते। तो डिस्काउंट अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया, कितने से? 100 से। अब इसका दूसरा इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा। एक तो पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट में यहाँ पे जा जाएगा क्या? टू BR अकाउंट, कितना? 900। और 100 रुपये आपका जो है वो डिस्काउंट में गया, तो ये आपका जो है वो खर्चा बन जाता है, तो इसको आप यहाँ पे डिस्काउंट ऑन बिल्स बता दोगे, कितना? 100 रुपया। ठीक है। अब अगर तो जो है वो ये बिल ऑनर हो गया, तो फिर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं होगी और बैंक को पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर ये बिल डिसऑनर होता है तो उस केस में एंट्री क्या होगी? बैंक तो हमारा ही गला पकड़ती है सीधा, और बैंक हमारे अकाउंट से सीधा जो है वो 1000 रुपये काट लेगी, हमसे पूछेगी भी नहीं और 1000 रुपये काट लेगी। एंट्री क्या बनती है? अगर आपने बिल डिस्काउंट करवाया है और वो डिसऑनर होता है तो उस केस में एंट्री बनती है आपकी डेटर्स अकाउंट को आप डेबिट करते हो, टू बैंक अकाउंट कर देते हो। और कौन सी अमाउंट्स होगी सर? 1000 रुपये टोटल बिल अमाउंट से, तो डेटर्स अकाउंट यहाँ पे आपका डेबिट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आपका? टू बैंक अकाउंट, और ये हो जाएगा कितने से? 1000 रुपये से। दूसरा इफेक्ट, बैंक अकाउंट में यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय डेटर्स अकाउंट, कितना? 1000। ठीक है। अब मोस्टली बैंक बिल्स रिसीवेबल की हमने एंट्री सारी देख ली। अब चलते बिल्स पेएबल पे। बिल्स पेएबल क्रिएट करने की, आप जब कोई बिल एक्सेप्ट करते हो तो आपके लिए वो बिल्स पेएबल हो जाता है, सामने वाले के लिए बिल्स रिसीवेबल। तो अगर आपने कोई बिल एक्सेप्ट किया है तो एंट्री आपकी क्या बनती है? क्रेडिटर्स अकाउंट को आप डेबिट करते हो, टू बिल्स पेएबल अकाउंट करते हो। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट में अपने इफेक्ट दे देते हैं, यहाँ पे टू बिल्स पेएबल अकाउंट। लेट से ये 5000 के आपने जो है वो बिल्स पेएबल एक्सेप्ट किए, और यहाँ पे एंट्री आ जाएगी क्या? टू सॉरी क्रेडिटर्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगी क्या? बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना? 5000। अब इसमें तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आप जो है वो टाइम पे पैसा दे दो या आप पैसा ना दो। तो अगर आप जो बिल्स पेएबल का टाइम से पैसा दे देते हो तो एंट्री क्या बनती है? बिल्स पेएबल अकाउंट को आप डेबिट करोगे और टू क्या कर दोगे? बैंक अकाउंट कर दोगे।
तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, लेट से आपने 2500 रुपये दे दिए। यहाँ पे आ जाएगा क्या, बाय बिल्स पेबल अकाउंट कितना, 2500, ठीक है, बैंक अकाउंट में। इसके बाद क्या होगा, अगर आपका बिल जो है वो डिसऑनर होता है, आप जो बिल्स पेबल का पैसा टाइम से नहीं देते, लेट से आपने 2000 पैसा टाइम से नहीं दिया, तो एंट्री क्या बनेगी, बिल्स पेबल अगर डिसऑनर होता है तो उस केस में बिल्स पेबल तो डेबिट ही हो जाता है, वापस आप क्रेडिटर को जो है वो क्या करते हो, क्रेडिट कर देते हो, तो क्रेडिटर अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। और ये कितने से होगा, लेट से ये 2000 से आपका बिल जो है वो डिसऑनर हो रहा है, तो क्रेडिटर अकाउंट में दूसरी इफेक्ट आ जाएगी। यहाँ पे आप लिखोगे क्या, बाय बिल्स पेबल अकाउंट, ये कितना, 2000 से, ठीक है। तो बिल्स पेबल में इतने ही केसेस हो सकते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने सारी ही एंट्रीज जितनी भी यहाँ पे ज़रूरी थी वो सब कुछ मैंने कवर कर लिया। आपने देखा हर एक चीज़ का मैं दो दो जगह पे जो है इफेक्ट देता जाता था, ये सिर्फ रिवीजन पर्पज़ के लिए था, इसलिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी। अब इसको हम टैली करके देख लेते कि भी क्या हमारी चीज़ टैली हो रही है। आई होप मैंने कहीं पे गलती ना की हो, दो चीज़ जल्दी जल्दी में लिखने में, जल्दी जल्दी में हो सकती है गलती। तो सबसे पहले ये जितने भी इंडिविजुअल अकाउंट्स है उसको हम क्लोज करेंगे। तो बिल्स पेबल अकाउंट को अगर मैं क्लोज करूँ, बिल्स पेबल अकाउंट में 5000 था, 2500 गया और 2000 भी गया, तो फिर उस केस में यहाँ पे आपका बैलेंस बच गया कितना, 500 का। इसको हम क्या बोलते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है। और अगर इस साइड बैलेंस आ रहा है मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, और उसका इफेक्ट मुझे यहाँ पे बैलेंस शीट में देना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरा बिल्स पेबल है कितने का, 500 का, ठीक है। अब ये सारे ही अकाउंट्स के कोई भी ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होंगे, अभी नहीं होंगे। सर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अभी ही तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। अगर बिजनेस ही इस साल स्टार्ट किया है तो फिर कहाँ से ओपनिंग बैलेंस होंगे, नहीं होंगे ना। तो बिल्स पेबल अकाउंट आपका क्लोज हो गया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट अगर हम क्लोज करें तो इसका बैलेंस यहाँ पे कुछ आ रहा होगा, अगर मैंने अमाउंट गड़बड़ नहीं की होगी तो, -5000 -2000 -500 100 आ तो रहा है। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस आया 1500 का, तो इसको भी हम बैलेंस शीट में लिख देंगे, कहाँ पे, बिल्स रिसीवेबल 1500, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ हो सकती है, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक का आप ईयर एंड पे काउंट करके यहाँ पे कुछ क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री लिखते हो। लेट से यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आपका बच गया है, कुछ क्लोजिंग स्टॉक आपका बचा है 50,000 का, तो दूसरा इफेक्ट उसका कहाँ पे आएगा, आप बैलेंस शीट में रख दोगे क्लोजिंग स्टॉक को। $50,000 को, ठीक है। अब बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल क्लोज हो गया, कैश या बैंक अकाउंट को क्लोज करते हैं, यहाँ पे बैलेंस आना चाहिए, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस आ रहा है देख लेते हैं। 1 करोड़ से स्टार्ट किया था, 5 लाख प्लस 8 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 900 -2500 -1,000 -45,000 -30,000 -25,000 -2 लाख -5 लाख -6 लाख। तो ये आपका बैलेंस ये होना चाहिए 101,554,00। एक तो ये इसमें ऐसे डर लगता है कि इतना सारा कुछ करने के बाद अगर कुछ टैली नहीं हुआ तो मेरी तो वाट लग जाएगी, मतलब मैं ढूंढता ही रह जाऊंगा इसमें, तो है लिया। तो यहाँ पे कैश एंड बैंक का बैलेंस जो है वो आपको मिल गया कितना, 101,554,00, ठीक है। कैश एंड बैंक क्लोज हो गया, अब क्रेडिटर्स को क्लोज करते हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस आ रहा है, तो 3 लाख प्लस 500 प्लस 2,000 -5,000 -500 -10,000 -2 लाख -50,000, 37,000 क्रेडिटर्स का बैलेंस आ रहा है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ पे आ गया, क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी है 37,000। अब
डेटर्स का अकाउंट क्लोज करते हैं। डेटर्स का अकाउंट क्लोज करने से हमें यहाँ पे कुछ बैलेंस मिला, 4 लाख प्लस 2,000 प्लस 500 प्लस 1,000 माइनस 20,000 माइनस 2,50,000 माइनस 5,000 प्लस माइनस 6,000 माइनस 10,000, तो 1,12,500। ये आपका हो गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,12,500। सारे ही अकाउंट्स क्लोज हो गए। अब यहाँ पे चलते क्लोजिंग करने के लिए। तो इसका परचेज जो बाहर आ जाएगा कितना, 5 लाख प्लस 3 लाख माइनस 50,000, ये आ गया आपका 7.5 लाख। सेल्स आपका 8 लाख प्लस 4 लाख माइनस 20,000, ये आ गया आपका 11,80,000। अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो प्लस 50,000 माइनस 25,000 माइनस 7,50,000, तो 4,55,000 ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे लेके आओगे, 4,55,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000 माइनस 5,000 माइनस 6,000 माइनस 30,000 माइनस 50,000 माइनस 60,000 माइनस 100, तो ये आ गया आपका 316900। 316900, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे कैपिटल में ऐड कर देते हो 316900। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मेरी एक आध एंट्री बतानी रहेगी। अगर ड्राइंग्स होता है तो ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, अब मैं सारे बैलेंसेस चेंज करने नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ एंट्री बता देता हूँ। अगर ड्राइंग्स होता है तो एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एक तो इफेक्ट यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे बैंक से पैसा जा रहा है, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आता, यहाँ से आप माइनस कर देते। अगर एडिशनल कैपिटल लेके आते तो जो ये कैपिटल लेके आए उसकी एंट्री हुई, वही एडिशनल कैपिटल की भी एंट्री होती है। ठीक है, अब प्लस 10316900। अब भगवान का नाम लेके टैली करेंगे हम, क्योंकि अगर ये मिला नहीं तो मैं वापस टैली करने नहीं बैठने वाला, क्योंकि एंट्रीज मुझे से समझा नहीं थी। अगर ये एक आध कहीं पे अमाउंट में गड़बड़ हो गई मेरी, तो अभी टैली करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और देखते टैली होता है कि नहीं होता है। तो फिगर भी ऐसे खतरनाक है। चलो -101,554,00 माइनस 50,000 माइनस 1,500 माइनस 1,125,00 5,40,000 टैली। बोले सर क्या ड्रामा कर रहे हो? अरे ड्रामा नहीं, आपको पता नहीं है, ये सारे रैंडम फिगर मैंने लिए थे। डर तो लगता है ना। अब इसमें कुछ भी एक छोटी सी भी गड़बड़ होती तो मैं तो अटक जाता। ठीक है, हो गया टैली। तो बस यही करना है आपको, एंट्री सोचो, दो इफेक्ट सोचो, बस फिर एंड में सब कुछ क्लोज कर दो बैलेंसेस निकाल के। यही तो है आपका कंप्लीटेड अकाउंट्स मेथड। ठीक है, अब मुझे कुछ चीजें आपको एम्फेसाइज करके बतानी है, सिर्फ वो खास करके ध्यान से सुन लेना। बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल की एंट्री तो हमने सोच ली, समझ ली, ठीक है। अब इधर चलते हैं, ड्राफ्ट्स ऑफ अकाउंट। ये ड्राफ्ट्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है, तो हमने जो उधर चीज़ें की वही सारी चीज़ें यहाँ पे हमने सिर्फ फॉर्मेट बना के दिया है। अब कुछ चीज़ें आपको जो है वो लाल लाल दिख रही हो, लाल लाल, ये क्या है सर? कुछ ये जो अकाउंट्स आपको बनाने हैं, तो अकाउंट्स में क्या होता है ना, जनरली आपको बैलेंसिंग फिगर्स निकालने रहेंगे सम के टाइम। तो खास करके ध्यान रखना, सबसे पहले अगर मैं डेटर्स की बात करूं तो डेटर्स में सबसे मेन 4 चीज होती है। एक तो क्या, ओपनिंग बैलेंस। अगर नया ही बिजनेस स्टार्ट किया तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, बाकी ओपनिंग बैलेंस। दूसरा क्लोजिंग बैलेंस। तीसरा पूरे साल के दौरान आपने कुछ तो सेल्स किया होगा ना,
तो एक तीसरी चीज जो है वो सेल्स, और अगर पूरे साल के दौरान कुछ सेल्स किया तो कुछ कलेक्शन भी तो हुआ होगा, तो चौथी चीज क्या, कलेक्शन। ये चार मेन चीजें हैं डेटर्स के अकाउंट में, चार चीजें तो होनी ही चाहिए, तब जाके आप जो डेटर्स अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। ये पहली चीज सिर्फ स्पेसिफिक केसेस में नहीं होगी, जब आपका नया बिजनेस स्टार्ट होगा तब, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो सिंपल मेरा कहने का मतलब ये है कि भी अगर आपके डेटर्स अकाउंट में ये चार चीज़ों में से तीन चीज़ भी है, अगर लेट से ये ओपनिंग बैलेंस है, सेल्स भी है और क्लोजिंग बैलेंस भी है, तो चौथी चीज़ अगर इस साइड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो चौथा चीज़ आपको जो है वो क्या मिल सकता है, कलेक्शन मिल सकता है। अगर आपके डेटर्स अकाउंट में ये तीन चीज़ है, ये है, तो चौथी चीज़ आपको यहाँ पे अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो क्या मिलेगा, वो सेल्स मिलेगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो आपको देनी है वो इन चार चीज़ों को देनी है। अगर ये चारों ही चीज़ें है, उसके बाद फिर आपको सोचना पड़ेगा कि भी हाँ यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग है, ये चीज़ मिसिंग है, ये चीज़ मिसिंग है, ये हो सकता है। बट पहले मेन चार चीज़ ये ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश एंड सेल्स। सेम इसी तरह से अगर मैं क्रेडिटर्स की बात करूं तो क्रेडिटर्स में भी चार मेन चीज़ है, क्या, ओपनिंग बैलेंस, और पूरे साल के ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, ये दो तो ऐसे ही हो गई। दूसरी, पूरे साल के दौरान आपने कुछ ना कुछ तो जो है वो परचेस किया होगा, तो परचेस तीसरी मेन चीज। और चौथी, अगर पूरे साल के दौरान परचेस किया है तो भाई पेमेंट भी तो किया होगा, तो ये जो पेमेंट है वो, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में भी चार मेन चीज। अगर चारों में से कोई भी तीन चीज आपके पास है तो चौथी चीज जो है वो आपको बैलेंसिंग फिगर मिल सकती है। अच्छा सर हमारे पास दो चीज मिसिंग है, तो आप यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्लोज नहीं कर सकते, तब जाके दूसरे अकाउंट से ये फिगर कहीं से ढूंढ के लेके आओ। बट ये चाहिए तो सही, ये सारी चीजें मैं अभी बोल रहा हूँ, पर सम करेंगे तब और मजा आएगा प्रैक्टिकली। ये पता है वो सुडोकू गेम होती है, उसके जैसा है ये पूरा। तो अगेन क्रेडिटर्स अकाउंट में ये चार मेन चीज है, इसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। अगर इस साइड आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इन दोनों में से कोई एक फिगर मिसिंग है, तो पहले यही मान लो कि ये होगा। इस साइड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस या परचेज में से कोई भी चीज मिसिंग है, तो पहले उसको प्रेफरेंस दे दो। बट तीन चीजें तो होनी चाहिए, तब जाके चौथी चीज जो आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करें बिल्स रिसीवेबल की, तो बिल्स रिसीवेबल में भी ये चार चीज मेन, क्या चार चीज मेन सर, सबसे पहला ओपनिंग, दूसरा क्लोजिंग। हर एक अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग तो आ ही जा रहा है, तो उसको तो मान ही लो, ओपनिंग क्लोजिंग। अगर पूरे साल बिजनेस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो बिल्स क्रिएट किया होगा। बिल्स क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तीसरी ये मेन चीज। चौथी, पूरे साल के दौरान कुछ ना कुछ तो कलेक्शन हुआ ही होगा बिल्स का, तो चौथी चीज क्या, ये कलेक्शन। तो बिल्स रिसीवेबल में भी चार मेन चीजें, अगर ये चारों चीजें हैं तो फिर यहाँ पे और कुछ जो है वो आपको बैलेंसिंग फिगर मिल सकता है, वो केस बाय केस डिपेंड करेगा, ठीक है। और पहली प्रायोरिटी आपको इनको देनी है। बिल्स पेबल अकाउंट में चार चीजें मेन, ओपनिंग, क्लोजिंग, पूरे साल के दौरान कुछ ना कुछ तो बिल्स आपने एक्सेप्ट किया होगा, तो ये एक्सेप्टेंस वाला। पूरे साल के दौरान कुछ ना कुछ तो आपने बिल्स का पेमेंट किया होगा, तो ये पेमेंट वाला। ये चार चीजें मेन। तो यहाँ पे मैंने नोट भी लिखा हुआ है कि भाई इन द अबो लेजर्स अकाउंट मार्क्ड विद स्टार, मतलब ये वाला आर सिग्निफिकेंट आइटम्स, हेंस इफ देयर इज एनी मिसिंग फिगर देन फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू दिस अकाउंट्स। पहला प्रेफरेंस आपको इन अकाउंट्स को देना, फिर दूसरे अकाउंट्स के बारे में सोचना है। आप यहाँ पे डेटर्स के अकाउंट में आके अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है और इधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा बिल डिसऑनर हुआ होगा तो उसका है ना, ना भाई, सबसे मेन प्रायोरिटी तो आपको इसको देनी है, सेल्स को देनी है। तो इसलिए ये मेन चीजें आपको समझनी जरूरी है। इसी तरह से आपका जो है वो कंप्लीटेड अकाउंट मेथड्स किया जाएगा। हमने कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ लिया है, अब जो है वो इसके सम्स पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा जो है वो लास्ट लेक्चर में हो गया था। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कैलकुलेट द बेड डेट्स फ्रॉम द बिलिंग बिलो गिवन इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का है, क्लोजिंग है, रिसीव्ड इन कैश है, डिस्काउंट अलाउड है, क्रेडिट सेल्स है, बिल्स रिसीवेबल है और बेड डेट्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, इसका हमें जो है बेड डेट्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं।
यहाँ पे क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे अपने। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आता है? डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस आता है डेबिट साइड, क्योंकि असेट है वो। यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। फिर क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया गया है यहाँ पे 7 लाख। तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना? 7 लाख। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड इन कैश 6 लाख, पैसा मिला। बैंक अकाउंट को डेबिट करते हो, डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करते हो। यहाँ पे आ जाएगा कितना? 6 लाख। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 10,000। एंट्री क्या बनती है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। और ये कितना है? 10,000। उसके बाद क्रेडिट सेल्स आपको दिया गया 11,40,000। एंट्री क्या बनती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 11,40,000। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आपको दिया गया कितना? 3 लाख। एंट्री क्या बनती है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 3 लाख। और एंड में आपको ये एक चीज़ बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। तो अब पहले तो बात हमने 4 चीज़ें मेन सीखी थी। एक ओपनिंग होना चाहिए, क्लोजिंग होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए, सेल्स होना चाहिए। चारों चीज़ें हैं। तो अब जो है वो यहाँ पे हमें पूछा ही गया है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगा क्या? बाय बैड डेट्स, बैलेंसिंग फिगर। और ये कितना है आपका? कैलकुलेट कर लेते हैं। 11,40,000 प्लस 5 लाख 16,40,000 माइनस 7 लाख माइनस 3 लाख माइनस 10,000 माइनस 6 लाख। तो ये आपको मिल गया कितना? 30,000। सिंपल, एकदम सिंपल सर। अब चलते नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम क्या है? कैलकुलेट द क्रेडिट परचेज फ्रॉम द बिलो इन्फॉर्मेशन। क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करना है। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का दिया गया, क्लोजिंग बैलेंस दिया गया, पेमेंट इन कैश एंड डिस्काउंट रिसिप्ट दिया गया है। तो बस हम कर सकते हैं कैलकुलेट। ऐसा फॉर्मेट उठा ले। ये आंसर नंबर 7, ये ना आंसर नंबर 8। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपका 4 लाख है। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये कितना है? 5 लाख। उसके बाद पेमेंट मेड इन कैश 8,50,000। तो अगर क्रेडिटर्स को पे करते हो तो एंट्री क्या बनती है? क्रेडिटर्स अकाउंट को आप डेबिट करते हो टू कैश अकाउंट। कितना? 8,50,000। और डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है कितने का? 20,000 का। एंट्री बनती है क्या? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 20,000। अब हमारे पास 3 मेन चीज़ें हैं, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, पेमेंट है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आपको परचेज मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो यहाँ पे बाय परचेज अकाउंट बैलेंसिंग फिगर
ये आपको मिल जाएगा कितना, 850 प्लस 30,000 प्लस 5 लाख, 13,70,000 माइनस 4 लाख, 9,70,000। सिंपल, छोटे छोटे सम्स है, बट ये तो स्टार्टिंग है, फिर तो बड़े 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 मस्त मस्त सम आएंगे। आ जाते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, और फिर क्वेश्चन नंबर 10 से आपके लेवल को मैच करे ऐसे सम्स आएंगे जो आपको बिल्कुल ऐसे मज़ा आएगी, हाँ कि आप कुछ अच्छा आया हमारे लेवल का, ये तो क्या ही है। क्वेश्चन नंबर 9, ए फर्म सोल्ड 20% ऑफ द गुड्स ऑन कैश बेसिस, ठीक है, एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट बेसिस। अच्छा, तो बैलेंस कितना, क्रेडिट सेल्स आपका जो 80% है, डेटर्स आर अलाउड 1.5 months credit and their balance as on 31st March 2021 is ₹1,25,000। तो सीधी बात ये है कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई ये जो 1,25,000 आउट पैसा मिलना बाकी है डेटर्स का, ये कौन सा होगा, ये आपका जो है वो होगा लास्ट 1.5 मंथ में जो आपने सेल्स किया होगा उसी का ही तो ये पैसा मिलना बाकी होगा ना आपको। तो अगर मेरे पास 1.5 मंथ का सेल्स मिल जाए तो मैं 12 मंथ का सेल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। बट डेटर्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो डेटर्स को तो कौन सा सेल्स किया जाता है, क्रेडिट सेल्स किया जाता है। तो हमें तो कैश सेल्स भी चाहिए, क्रेडिट सेल्स भी चाहिए। देखो बोला गया एज्यूम दैट सेल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, कैलकुलेट द क्रेडिट सेल्स एंड टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। तो सिंपल है एकदम कैलकुलेशन, जल्दी से ख़त्म करते इसको भी। देखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल क्रेडिट सेल्स, अब इसमें सबसे पहले मंथ कितना और उसके हिसाब से सेल्स कितना। तो 1.5 मंथ का सेल्स हमें जो है वो दिया गया है। सर कहाँ सेल्स कहाँ दिया गया है सर, ये डेटर्स का बैलेंस है 125 का, और डेटर्स को आप कितना क्रेडिट पीरियड दे रहे हो, 1.5 मंथ का क्रेडिट पीरियड दे रहे हो। तो ये जो आउटस्टैंडिंग होगा वो 1.5 मंथ का ही तो आउटस्टैंडिंग होगा ना, बाकी सारा तो पैसा मिल गया होगा। तो 1,25,000 आपको ये सेल्स मिल गया 1.5 महीने का, तो सर 12 महीने का कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो 1,25,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 1.5, ये आपको मिल गया 10 लाख। अब मुझे और एक चीज़ पूछी गई है, क्या पूछा गया है सर, मुझे पूछा गया है कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेल्स। भाई टोटल सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल्स तो हमने निकाल लिया, टोटल सेल्स कितना है। तो अगर मुझे टोटल सेल्स कैलकुलेट करना है तो सिंपल काम काज है, क्या करेंगे अपने, भाई इधर परसेंटेज कितने उसके सामने सेल्स कितना। तो परसेंटेज अगर आपके, अच्छा क्रेडिट सेल्स कितना परसेंट के बराबर था, तो यहाँ पे बोला गया था देखो 20% कैश बेसिस पे है, तो 80% जो है वो कौन से बेसिस पे होगा, क्रेडिट बेसिस पे। यहाँ पे अगर आपका 80% है तो उसके हिसाब से सेल्स आपका आया कितना, 10 लाख। तो हमें कैश नहीं चाहिए, हमें तो टोटल ही चाहिए। चलो 100% के हिसाब से कितना, तो यहाँ पे 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80, तो आपको टोटल सेल्स मिल जाएगा 12,50,000। सिंपल, एकदम ही सिंपल। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो आपका कंप्लीट होता है, और अब जो है वो अपने आएंगे बड़े सम्स पे।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। A. Adamji keeps his books on single entry basis. The analysis of the cash book for the year ended 31st March 2022 is given below. अब एक काम तो उन्होंने आपको करके दे दिया। क्या? आपको जो है वो कैश एंड बैंक अकाउंट तो बना के दे दिया। तो अब एक एक इफेक्ट, ये सारी चीज़ों के एक एक इफेक्ट तो क्या थे? कैश एंड बैंक अकाउंट, वो तो उन्होंने करके दिए। तो अब ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब के सिर्फ एक इफेक्ट देने बाकी है। वैसे हमने क्या सीखा था, हर एक चीज़ के दो दो इफेक्ट देते जाओ, बट भाई ऑलरेडी आपको कैश एंड बैंक अकाउंट बना के दिया है ना, तो वापस तो नहीं बनाने बैठोगे। तो एक इफेक्ट तो ऑलरेडी दे के रखे हैं, इन सब के हमें सिर्फ दूसरे इफेक्ट देने बाकी है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ आपको ओपनिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए हैं। अब कैपिटल फंड, जैसे यहाँ पे हमने एनपीओ आगे वाले चैप्टर में समझा था कि भाई हमें कैपिटल फंड चाहिए एनपीओ में, यहाँ पे वैसे ही आपको कैपिटल चाहिए, ओपनिंग वाला भी चाहिए। तो ओपनिंग वाला तो कैसे मिलेगा? जब मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा तभी मिलेगा। तो थोड़ा बहुत तो जो है वो ये चैप्टर मिक्स है, एनपीओ का भी और फाइनल अकाउंट का, दोनों का मिक्सचर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए हैं। तो एक बार पूरा क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेते ध्यान से, फिर जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। ए एडमजी कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। The analysis of the cash book for the year ended 31st March 2022 is given below. Cash and bank account, ओपनिंग बैलेंस है, रिसीव्ड फ्रॉम सन्डी डेटर्स, ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, कैश सेल्स है, कैपिटल ब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर, ये एडिशनल कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 है, पेमेंट टू सन्डी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का पेमेंट है 35,000, सैलरीज आपको दिया गया 6500, जनरल एक्सपेंस, रेंट एंड टैक्सेस, ये सारे खर्चे, ड्राइंग्स आपका कैपिटल में से माइनस, कैश परचेज आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। फिर आपको बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए हैं, बैलेंस एट बैंक एंड कैश इन हैंड के। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग लाइबिलिटीज में आपको डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया गया है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग है, मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग है, फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग है, और इन्वेंट्री का भी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही है, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग क्लोजिंग है। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर। इन दोनों पे ही हमें जो है वो 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है, एंड ₹800 अगेंस्ट डाउटफुल डेट। ये आपको ध्यान रखना है खास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। यहाँ पे एक बच्चे गलती कर देते हैं, ये जब अपने करेंगे तब उसको सॉल्व, तब मैं यहाँ पे ध्यान से आपको समझाऊंगा कि भाई यहाँ पे क्या बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते सम। हमें बनाना क्या है? तो हमें कैश एंड बैंक तो नहीं बनाना है, लेकिन हमें ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी है, डेटर्स अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है। इनके अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतनी चीज़ें हमें बनानी है। ठीक है, कैश एंड बैंक हमें बना के दिया है ऑलरेडी, तो उनके लिए हम उसको जो है वो थैंक यू बोल देंगे। आंसर नंबर 10 खत्म होता है आपका आंसर 10। फॉर्मेट तो हमारा उठाने की जो प्रथा है तो वो हम चालू ही रखते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। कौन है ये? अडम जी। फॉर ईयर एंडिंग 31/3/2022। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, पीएनएल अकाउंट भी बन गया। यहाँ पे बैलेंस शीट इतने में आ जाएगी क्या? आ ही जाएगी ना, 5-6 चीज़ें तो है। बैलेंस शीट ऑफ ए अडम जी एज ऑन 31/3/2022।
अब हमें वर्किंग नोट्स कुछ बनानी है, तो सबसे पहली वर्किंग नोट तो आपकी क्या बनेगी, बाकी सारा सब कुछ जो है वर्किंग नोट का पार्ट है। तो सबसे पहली वर्किंग नोट तो आपकी बनेगी बैलेंस शीट। तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, यहाँ पे ही उठा के रख देते हैं। अब ये जो बैलेंस शीट बनेगी वो 2021 की बनेगी। उसके बाद दूसरी वर्किंग नोट आपको क्या बनानी है, आपको बनाना है डेटर्स अकाउंट। पहले ये फॉर्मेट, एक तो बनाना है आपको डेटर्स अकाउंट, दूसरा आपको बनाना है क्रिएटर्स का अकाउंट। इसको हम वर्किंग नोट 3 दे देते हैं। ये हो गया आपका क्रिएटर्स का अकाउंट और ये हो गया आपका क्रिएटर्स का अकाउंट। ठीक है, बस स्टार्ट करते हैं सम को। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस आपको बैंक का दिया गया है 2800, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। बैंक बैलेंस 2800। उसके बाद संडे डेटर्स से पैसा मिला 48,000। एक इफेक्ट तो कैश इन बैंक में दे दिया है, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे देंगे, डेटर्स अकाउंट में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, दोनों ही लिख सकते हो। तो 48,000। उसके बाद कैश सेल्स आपका 11,000 का। तो कैश सेल्स कैश अकाउंट में तो इफेक्ट दे दिया, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे अपने जो सेल्स लिखेंगे उसमें आप कैश वाला सेल्स बता दोगे कितना, 11,000। ठीक है। उसके बाद कैपिटल ब्रॉड ड्यूरिंग ईयर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल ब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर जो है वो 6,000। तो एक तो बैंक अकाउंट में इफेक्ट आएगा और दूसरा यहाँ पे जो आप क्लोजिंग कैपिटल लिखोगे उसमें आप जो है वो ऐड कर दोगे क्या, एडिशनल कैपिटल। कितना लेके आ रहे हो, 6,000 लेके आ रहे हो, तो 6,000 यहाँ पे ऐड कर दो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम है, तो इनकम साइड बता दो। यहाँ पे कहीं पे बता देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपये। पेमेंट टू सन्डे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा ये। सॉफ्टवेयर वापस चिपक गया, चलो हो गया। क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएंगे अपने, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में अपने पेमेंट कर रहे कितना, 35,000। एंट्री बनती क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, बैंक अकाउंट 35,000। उसके बाद जनरल नहीं सैलरीज है आपका 6,500, तो सैलरीज को आप खर्चा बता दोगे यहाँ पे टू सैलरीज 6,500। उसके बाद जनरल एक्सपेंस है 2,500 के टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट 2,500। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस है 1,500 का टू रेंट एंड टैक्सेस 1,500। उसके बाद ड्राइंग्स है आपका 3,600 का। ड्राइंग्स आप जो है वो कैपिटल में से माइनस करोगे। इफ कितना है 3,600 का। फिर उसके बाद कैश परचेस आपको दिया गया है 12,000, तो कैश परचेस एक तो यहाँ पे बताओगे, इसमें कैश वाला आ जाएगा 12,000। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दिए गए हैं कैश इन बैंक के, तो वो बैलेंस शीट में आ जाएगा।
कैश बैलेंस 500 और ये 6400। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के एक इफेक्ट उन्होंने करके दिए थे, बाकी सारे इफेक्ट्स हमने दे दिए। अब चलते ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस पे। स्टेटस का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, कितना है 14,500, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा जो है आपका 17,600। यहाँ पे भी तो आ जाएगा 14,500 एंड 17,600। ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया गया है आपको। एक तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग है आपका 5800 और क्लोजिंग है 7900। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे कितना 7900, और ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स का बैलेंस लिख देंगे कितना 5800। ठीक है, उसके बाद मशीनरी 7500 एंड 7500 ओपनिंग क्लोजिंग है। अब देखो, एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में मशीनरी लिखेंगे अपने 7500। ठीक है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। अब मशीनरी यहाँ पे भी लिखेंगे अपने 7500, लेकिन हमें इसमें से जो है वो कुछ डेप्रिसिएशन माइनस करना है, वो आएगा तब देख लेंगे। अभी फर्नीचर 1200 इन दोनों को भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। फर्नीचर 1200, यहाँ पे भी फर्नीचर 1200, इसमें से भी कुछ जो है वो डेप्रिसिएशन माइनस होगा। ठीक है, इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है तो 3900 एंड 5700। स्टॉक 3900 एंड 5700, और इनके दूसरे इफेक्ट भी हमें देने पड़ेंगे। कहाँ पे देंगे, तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक 3900, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 5700। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग दिया गया है 5000 5000। इन्वेस्टमेंट्स 5000। अब यहाँ पे कुछ जगह नहीं है तो कुछ नया आए नहीं तो अच्छा है। इन्वेस्टमेंट 5000। ठीक है, ओह शिट, क्रेडिटर्स का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ठीक है, उसको बाद में देख लेते हैं। स्टॉक को नीचे डाल देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला गया है, हमने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस सारे लिख दिए। उसके बाद हमें बोला गया है कि प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर। तो इन दोनों पे पहले डेप्रिसिएशन लगा देता है, तो इधर माइनस होगा कितना 750, इधर माइनस होगा 120, और बाहर फिगर आ जाएगा 7500 माइनस 750 6750, इधर 1200 माइनस 120 1080, और ये दोनों ही जो है वो आपका पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 750, टू डेप्रिसिएशन ऑन
फर्नीचर कितना 120, ठीक है। उसके बाद बोला क्या गया है, ₹800 फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो यहाँ पे आपने प्रोविजन क्रिएट करेंगे, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना माइनस करना है 800, तो 17,600 माइनस 800 16,800। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करके आ जाता है, पहले रुको मेरे को इसको दूसरा इफेक्ट दे दो वरना मेरी भी गलती हो जाएगी, फिर आप मेरे को बोलोगे सर आप भी बच्चे हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 800। बच्चे यहाँ पे गलती ये करके आते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो डेटर्स के अकाउंट में आना चाहिए, और वो यहाँ पे डेटर्स के अकाउंट में यहाँ पे लिख के आ जाते हैं। यहाँ पे मुन्ना सुनो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो आपका एक लायबिलिटी का अकाउंट है, उसको क्रिएट करने की एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। कहीं पे भी एंट्री में क्या डेटर्स आया, क्या नहीं आया। P&L अकाउंट प्रॉफिट आपने कम किया, प्रोविजन बढ़ाया, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये क्रिएट करने की एंट्री होती है। कहीं पे भी डेटर्स नहीं आता, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कभी भी आपको डेटर्स के अकाउंट में नहीं डालना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 800 हमने सब जगह डाल दिया, दोनों जगह पे, ठीक है। बस अब इतना करने के बाद आपको जो है वो सारी चीज़ें क्लोज करनी है। तो क्लोज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट में हमें 3 चीज़ें मेन दी गई है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, पेमेंट है। तो यहाँ पे चौथी चीज़ क्या मिल सकती है सर, यहाँ पे चौथी चीज़ आपको मिल सकती है परचेज। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर परचेज कितना मिलेगा, तो 35,000 प्लस 7,900 माइनस 5,800, तो ये मिलेगा आपका 37,100। अब इसको हम, ये आपका हो गया स्टेप 1। देखो हर एक सम में मैं स्टेप्स लिखूंगा, अभी ये तो छोटा सम है, जब बड़े सम्स आएंगे तब अच्छे से पता चलेगा ये स्टेप्स का क्या महत्व है। ये स्टेप 2, उधर से आपको क्रेडिट परचेज मिला, तो क्रेडिट परचेज आप यहाँ पे लिख दोगे कितना 37,100, फिर 12,000, तो ये आपको मिल गया कितना 49,100। अब और क्या क्लोज कर सकते हो, क्रेडिटर्स के अकाउंट को क्लोज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ओपनिंग है, क्लोजिंग है और कलेक्शन भी है, तो यहाँ पे क्या मिल सकता है, टू सेल्स अकाउंट मिल सकता है, इसको मैं बोलूँगा बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर 3, और इसी सेल्स को आप यहाँ पे डाल दोगे स्टेप नंबर 4, ठीक है। पहले फाइंड आउट तो करो सर, या फिर वो पेन चेंज करनी पड़ती है वापस, इसलिए लिख दिया माइनस 14,500, 15,900, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिट वाला 15,000 प्लस 11,000, तो ये आपको मिला 26,900, ठीक है। अब अकाउंट्स तो सारे क्लोज हो गए, अब जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करके यहाँ पे कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं। इधर आपको कैपिटल मिल जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ये कितना मिलेगा, तो 7,500 प्लस 1,200 प्लस 3,900 प्लस 14,500 प्लस 2,800 प्लस 5,000 34,900 माइनस 5,800, ये आपको मिला 29,100। इसको कहाँ पे रखोगे, तो इसको ओपनिंग कैपिटल को यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में 29,100 लिख दोगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे अपने, बैलेंसिंग फिगर $26,900 प्लस 5,700 32,600 माइनस
लॉस आ रहा है क्या? क्रेडिट सेल्स में कुछ लोचा क्यों दिख रहा है? क्रेडिट सेल्स में कुछ तो लोचा है। $48,000 प्लस 17,600, 65,600 माइनस 14,500। अरे भाई 51,100। $62,100। मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई थी, सॉरी। होता है, मानस मात्र भूलने पात्र। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ पे लेके आ जाओगे। $14,800 प्लस 200, 15,000। यहाँ पर आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट माइनस 6,500 माइनस 2,500, 1,500, 750, 30 माइनस 800, 2,830। ये आपको प्रॉफिट मिला। इसको आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। $29,100 प्लस 6,000 माइनस 3,600 प्लस 2,830। ये आया आपका 3,4,330। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 3,4,330 प्लस 7,900। ये आपका आ गया टोटल 42,30 माइनस 5,700 माइनस 6,400 माइनस 500 माइनस 16,800 माइनस 5,000 माइनस 1,080 माइनस 6,750। ठीक है, टैली 42। तो ये वाला सम भी जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। सिंपल सम था एकदम ही। ऐसा सम आ जाए तो आपकी बल्ले बल्ले है, बट ऐसा इतना भी इजी सम जो है वो पूछते नहीं है शायद। नेक्स्ट लेक्चर से सारे ही इंपॉर्टेंट सम्स जो है वो आपके स्टार्ट होंगे, तो एक भी मिस मत करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और ये जो नोट्स है, क्लास नोट्स, सब कुछ आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। ठीक है, थैंक यू।